मित्रों, आज हम लोग सीरीज 29 का अध्ययन करेंगे। परंतु इस अध्ययन से पहले मैं सीरीज 29 में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए आने वाली परीक्षाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं समर्पित करता हूं। सीरीज 29 भी पूर्व की सीरीज 28, 27, 26, 25 की तरह से ही दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। तो आइए हम लोग दिल्ली सल्तनत का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिल्ली सल्तनत का जो पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, ये तुगलक डायनेस्टी से दिया जा रहा है, तुगलक राजवंश से दिया जा रहा है और इसमें पूछा जा रहा है कि तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने डाली। ठीक है, तुगलक ने डाली। निम्न में से कौन सा उसके द्वारा किया गया कार्य था? सामाजिक एवं आर्थिक सुधार उनको करने का फुर्सत नहीं थी। ठीक है, मतलब समय ही नहीं मिल पाया उनको। प्रशासन का केंद्रीकरण और ऐसा कुछ नहीं उन्होंने किया। हाँ, उन्होंने जरूर एक काम किया था, वो ये कार्य किया था कि सिंचाई का प्रबंध किया था उन्होंने। कृषकों के लिए उन्होंने एक काम तो अच्छा किया था और वो था सिंचाई का प्रबंध। ठीक है, ये सी इसका आपका आंसर होगा। अब अगर हम लोग थोड़ी सी बात कर लें कि और हमसे क्या क्वेश्चन यहाँ उठाया जा सकता है तो देखिए, हमसे एक क्वेश्चन ये और उठा सकते हैं। वो ये उठा सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की हिंदू नीति क्या है। हिंदू नीति क्या है? तो आप कहेंगे सर यह उदारवादी है। ठीक है, मान लीजिए ये विकल्प ना हो तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि सर मध्य मार्गी है। मध्य मार्गी है मतलब उनका कहना है कि हिंदुओं के साथ या गैर मुसलमानों के साथ इतना कठोर ना हो कि वो खेती छोड़ जाएं और इतना उदार भी ना हो जाए कि उनके पास बचत ज्यादा आ जाए। क्योंकि अगर बचत ज्यादा आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि बचत जो है वो महत्वाकांक्षाओं को जन्म देती है और महत्वाकांक्षाएं, ठीक है, यह बगावत को भी जन्म दे सकती हैं। ठीक है, तो एक बात इनसे ये पूछ सकता है गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में। दूसरा क्वेश्चन आपसे एक निजामुद्दीन औलिया से संघर्ष को पूछ सकता है कि निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक का संघर्ष हुआ था और ऐसी स्थिति में निजामुद्दीन औलिया ने इनके लिए एक प्रसिद्ध वाक्य जिसको आप जानते हैं, हुनूज दिल्ली दूरस्ती, हुजूर दिल्ली दूर है, ठीक है, शब्द का इन्होंने प्रयोग भी किया था। एक तीसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की डेथ कहाँ हुई थी, मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप कहेंगे अफगानपुर में हुई थी। ठीक है, और अब आप कहेंगे कि ये अफगानपुर में कैसे हुई थी इनकी मौत? तो आप कहेंगे कि सर कृत्रिम भवन के गिर जाने पर, कृत्रिम भवन के गिर जाने से हुई थी, उसी में दब करके गयासुद्दीन तुगलक की डेथ हुई थी। ठीक है, क्लियर? और अब अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की मौत की जो पटकथा है, ठीक है, इसको लिखा किसने है, दुनिया को बताया किसने है? तो आप कहेंगे कि सर इब्न बतूता ने अपनी किताब रहला में बताया है। ठीक है, क्लियर? और अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहां हमने तुगलक डायनेस्टी से उठने वाले लगभग हर क्वेश्चन को टच करने की कोशिश कर ही लिया है। ठीक है, अब दूसरा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया था? ठीक है, कौन सा कार्य नहीं किया मतलब, और एक ही कार्य ऐसा इसमें दिया है, 4 में से 3 कार्य उसने किया है लेकिन एक कार्य उसने नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए, क्या उन्होंने दोआब क्षेत्र का राजस्व बढ़ा दिया था? तो आप कहोगे यस सर बढ़ा दिया था। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि उसने इस्लाम धर्म हेतु तो विभिन्न केंद्र स्थापित किए थे, आप गलत कर दीजिएगा इसको, मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले हम लोग इस पर तुरंत निशान लगा देते हैं, फिर हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, अब हमको जो अगली बात करना है, मतलब ये भी कार्य उन्होंने किया ही किया है, ये भी कार्य उन्होंने किया है। सांकेतिक मुद्रा के रूप में इन्होंने, यहाँ पर आप एक चीज और जोड़ लीजिएगा, कांसे और तांबा, कांस्य
और तांबे के सिक्के चलाए थे। ठीक है ना, तो ये 3 चीजें आपने सही कर लिया। देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है, उन्होंने कभी भी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कभी भी चरमपंथ का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, और यही कारण है कि इसामी जैसे उनके दरबारियों ने इतिहासकारों ने, ठीक है, क्या कहा है, इन्हें काफिर होने का आरोप लगाया। बर्नी भी इनको काफिर होने का आरोप लगाता है। ठीक है, वो कहता है कि ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर है। और खुद मोहम्मद बिन तुगलक ने एक योग्यता का सिद्धांत दिया था, और योग्यता के सिद्धांत को उन्होंने कहा था कि जो सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, वह सदैव योग्यता के आधार पर होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। और इसी का परिणाम यह हुआ कि जो सर्विस सेक्टर था, उस सर्विस सेक्टर में, ठीक है, अनेक बड़े पदों पर, ठीक है, हिंदुओं की नियुक्ति हुई थी। ठीक है, जैसे साई है, सीता है, राम है, ठीक है, रतन है, ठीक है, ऐसे लोग जो है बड़े बड़े पदों पर पहुंचे थे। दूसरी चीज, न्यायिक क्षेत्र में भी इन्होंने योग्यता के सिद्धांत को अपनाया था, और उन्होंने कहा था कि जो हमारे धर्मगुरु हैं, ठीक है, ये धर्मगुरु इतने हठी हैं, जिद्दी हैं, अंधविश्वासी हैं और पाखंडी हैं, इससे अच्छा तो है कि हम इन पर विश्वास करें, इनके द्वारा बताए गए शिक्षा में विश्वास करें। इससे तो अच्छा है कि हम काफिर क्यों न हो जाएं, ठीक है, मतलब गैर मुसलमान क्यों न बन जाए। ठीक है, और यहाँ पर आप याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ही जिनचंद्र सूरी को संरक्षण मिला था। और ये जिनचंद्र सूरी कौन है, आप कहोगे कि सर जैन धर्म के अनुयायी हैं। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि वह कौन सा सुल्तान था जो हिंदुओं के होली और दिवाली के त्योहारों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर वो मोहम्मद बिन तुगलक ही हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ आपसे और पूछ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, सबसे ज्यादा टकसालों से सिक्के जारी किए हैं। ठीक है ना, क्लियर। और अब हो गया ये। फिर हाल आप याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का हम आगे भी क्वेश्चन है, उसको देखते हैं क्या है आगे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए ना, और देखिए क्या क्या विचार करना है। कह रहा है कि नरसिम्हा साल्यू ने संगम वंश का अंत किया और राज सिंहासन छीनकर सल्यू वंश की स्थापना किया था। ठीक है, सही है। अभी व्याख्या करते हैं। वीर नरसिम्हा ने अंतिम सल्लुआ शासक, मतलब सल्लुआ लिखिए, सल्लुआ, ठीक है, सल्लुआ शासक या सल्लू वंश के शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीन लिया था। हाँ जी, ये भी सही। अभी व्याख्या करते हैं। वीर नरसिम्हा के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय बने थे, ये भी सही है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके भाई अच्युत राय थे, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा विकल्प क्या आएगा, तो सबसे पहले हम लोग निशान लगा लेते हैं और इसके बाद हम लोग इस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है यह किस चैप्टर से है, आप कहोगे कि सर विजयनगर साम्राज्य से है। ये विजयनगर साम्राज्य से ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो विजयनगर साम्राज्य में तो वैसे रूलर जो क्लास है, वंश है, वो 4 हैं, जिसमें पहला राजवंश है संगम राजवंश। तो संगम राजवंश का अंतिम शासक जो है वो विरूपाक्ष है, विरूपाक्ष सेकंड है। ठीक है, इसका अगर आपको उससे टाइम पूछा जाए तो 1465 से लेकर के 1485 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर आपको एक मैटर याद रखना है कि विरूपाक्ष की हत्या उसके बेटे ने ही कर दिया था। विरूपाक्ष सेकंड की हत्या उसके बेटे ने किया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो विजयनगर साम्राज्य आएगा, यहां अशांति फैल जाएगी। ठीक है, और इस अशांति का विवरण किसने दिया है, आपसे ये पूछ देगा, तो आप कह देना कि सर नूनीज ने दिया है। ठीक है, नूनीज ने दिया है। नूनीज कौन है, आप कहेंगे कि सर पुर्तगाली ट्रेवलर है। ठीक है, ये भी आप जान गए।
ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा कि ये अशांति फैलेगी। इस अशांति का विवरण कौन दे रहा है? पुर्तगाली यात्री नूनीज दे रहा है। अब ये देखिए, जब भी अशांति फैलती है तो हम कमजोर होते हैं या कोई भी कमजोर होता है, ठीक है। तो इस अशांति का लाभ उठाएगा कौन? चंद्रनगर का गवर्नर। चंद्रगिरी है, नगर नहीं, नगर लिखेंगे तो बंगाल में आप आ जाएंगे, ठीक है। चंद्रगिरी के गवर्नर हैं कौन? नरसिम्हा साल्यू, ठीक है। चूंकि लिखा हुआ है इसलिए हमने साल्यू लिख के छोड़ दिया। नरसिम्हा ये लिखा हुआ, देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। नरसिंह साल्यू, ठीक है ना। आप उस तरह से भी साल्यू लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो नरसिम्हा साल्यू जो है ये चंद्रगिरी के गवर्नर थे, और साल्यू नरसिम्हा साल्यू का जो सेनापति था वो नरसा नायक था, नरसा नायक था। तो इन्हीं दोनों ने क्या किया, ठीक है, कि विरूपाक्ष सेकंड की हत्या के बाद जब अशांति फैली हुई थी तो इसका लाभ उठा करके इन्होंने, ठीक है, संगम वंश का अंत कर दिया। और कौन सा वंश शुरू किया था? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर शाल्यू वंश का, ठीक है, की स्थापना किया था। तो आपको ये चीज समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वीर नरसिम्हा ने अंतिम शाल्यू शासक को गद्दी से उतार दिया, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा अगर हम ये देखें कि नरसा नायक जो है, ठीक है, ये किसका सेनापति था? तो आप कहेंगे कि सर नरसिम्हा सालू का ये सेनापति था, ठीक है। तो जब नरसिम्हा सालू 6 साल बाद 1485 से उनका शासन शुरू होता है और 1491 तक रहता है, तो जब नरसिंह सालू की नेचुरल डेथ हो जाती है तो नरसिंह सालू के जो बेटे होते हैं वो इमांडी नरसिंह होते हैं, ठीक है। तो इमांडी नरसिंह, तो अब ये माइनर बच्चे हैं, इमांडी नरसिंह जो हैं ये माइनर हैं। और हिंदुस्तान में हमने देखा है कि पूरे इतिहास में देखा है, एक दुखद अध्याय हमें पढ़ने को मिलता है कि यहाँ पर जिस पर विश्वास किया गया उसी ने विश्वासघात किया है, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो संरक्षक रहे हैं वो प्रायः भक्षक बन गए हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये नरसा नायक करेगा क्या कि इमांडी को राजा बना के उसका संरक्षक तो बन जाएगा, लेकिन बाद में नरसा नायक करेगा क्या? इमांडी को पेनकुंडा के किले में बंद कर देगा, पेनकुंडा के किले में बंद कर देगा, ठीक है ना। और इसी पेनकुंडा के किले में नरसा नायक का जो बेटा है, ठीक है, वीर नरसिंह, ठीक है, वीर नरसिंह प्रवेश कर जाता है और इमांडी की हत्या कर देता है, ठीक है। और इसी के साथ शाल्यू वंश भी समाप्त हो जाता है और एक नया वंश आ जाएगा, वीर नरसिंह स्थापित करेंगे और वह है तुलु वंश, ठीक है। तो जब वीर नरसिंह की असमय मौत हो जाएगी तो यहाँ पर वीर नरसिंह की जो उत्तरवर्ती हैं, उनके छोटे भाई हैं, वो कौन है? आप कहोगे ये सर लिखा हुआ है कृष्णदेव राय। तो ये जो है 1529 से 1542 तक जो है, ये सॉरी गलत में बोल गया, 1508 से 1529 तक जो है ये कृष्णदेव राय शासन करते हैं, ठीक है। ये बहुत ताकतवर शासक थे। अब यहाँ एक नया क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, वो क्या बन जाएगा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में दक्षिण भारत के या दक्कन के किस शासक का विवरण दिया है? तो वो है कृष्णदेव राय, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहता कौन था, कौन सा वैष्णव आचार्य रहता था? तो आप कहेंगे कि सर वल्लभाचार्य रहते थे, ठीक है, क्लियर, ये भी आप जान गए। और विजयनगर में अगर शिक्षा का विकास किसी के काल में सर्वाधिक हुआ है तो वह कृष्णदेव राय के काल में हुआ है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ और पूछ देगा, ठीक है, कि देखिए विवाह टैक्स लगता था विजयनगर में, ठीक है, मतलब कोई लड़की और लड़का अगर शादी करना चाहता है तो उसको एक टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। लेकिन कृष्णदेव राय ने जो है, ठीक है, विवाह पर लगने वाले टैक्स को समाप्त कर दिया था, ठीक है, आप ये भी जान गए, ठीक है। अब जब कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती है 1529 में, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उस समय कृष्णदेव राय का जो बेटा है वो, उसका नाम भी आप लिख लीजिए, सदाशिव राव, सदाशिव राव है, ठीक है, राय लिखिए आप, सदाशिव राय। तो ये जो है एक माइनर है, मतलब अल्प वयस्क है, तो उसके स्थान पर जो है कृष्णदेव राय के अर्ध भाई मतलब कि चचेरे भाई, ठीक है, अच्युत देव राय,
ठीक है, ये लिखा था अच्युतदेव राय, ये सत्तासीन होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा सही है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। अब इस प्रकार से अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोगों ने लगभग जो है अच्छे क्वेश्चन जो है वह 8-10 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं, 4th क्वेश्चन के लिए चलते हैं, ठीक है। 4th क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो भारतीय इतिहास के पन्नों में एक यशस्वी शासक को, एक योग्य शासक को, ठीक है, पागल करार दे दिया जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। लेकिन अब प्रश्न यहाँ एक उत्पन्न अपने आप हो जाता है कि क्या मोहम्मद बिन पागल था या उसे पागल बना दिया गया। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के 3 समकालीन इतिहासकार हैं, वो है इसामी, इब्न बतूता, ठीक है, और बर्नी है, ठीक है। तो इन तीनों ने जो है 3 प्रकार की बातें किया है उन मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व को, ठीक है, कितने रूपों में दिखा दिया है, तो आप कहेंगे 3 रूपों में दिखा दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिसने जिस भावना से देखा मोहम्मद बिन तुगलक उस जैसा दिखा, ठीक है ना, क्लियर। जैसे आप उठा के देखिए कि चेहरा एक ही होता है, ठीक है, चेहरा एक होता है, ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति की नजरों में उसका महिमा और माया तथा उसका महत्व, ठीक है, ये अलग अलग होता है, ठीक है। जिसने जिस भाव को रख करके देखा वैसा ही दिखता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर वह बुद्धिमत्ता और पागलपन के लिए प्रसिद्ध था, वह कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक थे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा मुद्रा संबंधी किए गए प्रयोगों की असफलता का मुख्य कारण क्या था, ठीक है। समय से पूर्व किया गया प्रयास था जिसके महत्व को प्रजा नहीं समझ पाई, ठीक है, जी हाँ, ये बात सही है, ठीक है, क्लियर। अब कांसे के सिक्के के निर्माण पर सुल्तान अपना एकाधिकार स्थापित न रख सका, ठीक है, देखिए यही सही है। आपका जो आंसर लगेगा वो ये लगेगा, असफलता कह रहा है कि सिक्के का जो प्रयोग है वह प्रयोग असफल क्यों रहा, ठीक है, तो उसका आंसर आपका बी आ रहा है, ठीक है। अब राज्य की अस्थिरता के कारण ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, राज्य में चांदी की, ठीक है, माना चांदी की कमी थी, ठीक है, लेकिन चांदी की कमी के कारण जो है ये असफल कैसे हो गया, ठीक है। तो आप कह दोगे कि सर नहीं सर, ये सब चीजें बिल्कुल नहीं है, ये सब सही है, ठीक है, यही आपका आंसर है बी। अब कैसे है इसको हम बता देते हैं आपको। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी या सांकेतिक मुद्रा जारी किया, ठीक है, और अपनी जनता से ये कहा कि आप हमारे इस तांबे के सिक्के को, ठीक है, चांदी के वैल्यू में मापें। लेकिन जनता जो है ऐसा नहीं करती है, ठीक है, और जनता करती क्या है कि वह अपने घर को ही टकसाल में बदल देती है, मन चाहे अपने सिक्के बनाने लगती है। तो ये ऐसा क्यों हो गया, ठीक है, क्योंकि जो सुल्तान थे, मोहम्मद बिन तुगलक सर थे, उन्होंने ऐसा कोई सिक्का नहीं बनाया या उस सिक्के पर कोई ऐसा प्रतीक नहीं बनाया, ठीक है, जिसके कारण, ठीक है, जनता उसकी नकल न कर पाती। तो जब जनता बड़े आसानी से सिक्के को पीट करके बना सकती थी तो वो बनाया। जैसे आज ही आप उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए कि यह 100 रुपीज की नोट है, ठीक है, तो अगर आप बताइए कि अगर आप इसको अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से इस नोट को बना लेते, 100 रुपए की ये जो नोट है अगर आप बना लेते तो निश्चय ही मान लीजिए कि आप बनाते हैं, ठीक है। फिलहाल हो सकता है कि आपके अंदर राष्ट्रवाद ज्यादा हो, आप ना बनाते, लेकिन मैं तो बनाता, मेरे जैसे दूसरा भी कोई बनाता। लेकिन हम बना क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है ऐसे ऐसे प्रतीक लगे हुए हैं, ठीक है, जिसको हम बना ही नहीं सकते,
ठीक है, मतलब हमारी जो शराफत है वो मजबूरी के कारण हमारी शराफत है, हम बेसिकली शरीफ नहीं हैं। ठीक है ना। तो यही चीज आपको यहां सोचना है कि यहां पर तो जनता को इन्होंने दावत दे दिया, ठीक है, कि तुम बना सकते हो। इसका मतलब यह है कि सिक्कों के निर्माण पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, आप कुछ नहीं ऐसा करना चाहते कि ऐसे सिक्के बना दिए जाएं, ऐसे उस पर चिन्ह उकेर दिए जाएं जिसकी जनता नकल न कर पाए। ठीक है, और अगर जनता नकल करेगी तो वो फ्लॉप कर जाएगी। ठीक है ना। अभी हमने आपको व्यक्तिगत एक एग्जाम्पल देकर के बताया, क्योंकि धनी बनने की महत्वाकांक्षा किसके मन में नहीं होती। ठीक है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, अन्य लोगों के मन में भी है। ठीक है, तो भैया अगर हम छाप सकते तो छापते, लेकिन नहीं छाप पा रहे हैं इसलिए नहीं छाप रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसी योग्यता नहीं है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, तब हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 6, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दोबारा दिल्ली क्यों लाया? मतलब पहले दौलताबाद ले गया, फिर वो दिल्ली ले आ रहा है, क्यों ला रहा है? क्योंकि देखिए, जब सुल्तान ने राजधानी को बदला, ठीक है, तो उसे शायद ये पता नहीं था कि वह दिल्ली से अगर दौलताबाद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो दौलताबाद से दिल्ली को कैसे कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, और अगर वो दिल्ली को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो दिल्ली उसके हाथ से निकल जाएगा। दिल्ली निकलने का मतलब है कि उत्तर भारत निकल जाएगा, और उत्तर भारत ही क्या है? ठीक है, आप कहेंगे कि सल्तनत की सत्ता का आधार यहीं से शुरू होता है। ठीक है, और दूसरी बात यह कि जनता परेशान भी थी भाई, उसकी कल तक की जो राजधानी थी दिल्ली, आज उसे उजाड़ दिया गया है, तो जनता परेशान तो होगी। ठीक है, अच्छा, और जो जनता है और अधिकारी वर्ग है वो सब पहले कहाँ रहता था? दिल्ली में तो रहता था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो मित्रों आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब 7 देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागलपन और बुद्धिमत्ता का मिश्रण क्यों कहा जाता है, पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पागलपन और बुद्धिमत्ता का मिश्रण क्यों कहा जा रहा है? क्लियर ना? तो आप याद रखिएगा, इसलिए कहा जा रहा है कि वह जितनी भी प्रशासनिक सुधार उसने किया वो सभी असफल हो गए। वह असफल क्यों हो गया? ठीक है, क्योंकि जो सुल्तान थे, ठीक है, वो प्रयोग करने की इच्छुक तो थे, लेकिन उनमें धैर्य नहीं था। ठीक है, उनमें धैर्य नहीं था, वो सदैव जल्दीबाजी में रहते थे। ठीक है, और यही कारण है कि उनके जितने भी प्रोग्राम्स थे प्रशासन के वो सभी असफल हो गए। क्लियर? तो इसका आंसर तो आपको मिल गया, नीचे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। उलेमा वर्ग संतुष्ट रहे या असंतुष्ट रहे उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, सी तो हो ही नहीं सकता। और अब आइए 8वां, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में साधारण राय है कि वह पागल था। नहीं सर, पागल होगा तो शासक बनेगा, सुल्तान बनेगा। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में का जो साम्राज्य था, सबसे बड़ा साम्राज्य किसके काल में था? तुगलक के ही काल में था। दिल्ली सल्तनत दक्षिण भारत में, कंप्लीट दक्षिण भारत में किसके काल में पहुंचता है? तुगलक के काल में ही पहुंचता है। ठीक है, तो वह पागल था ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अब वो बुद्धिमान तो थे ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब हमको ये देखना है कि एग्जैक्टली हमारा आंसर क्या है। तो आप कहेंगे कि सर उनके चरित्र में विरोधी गुणों का मिश्रण था, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस सुल्तान ने अपने को खलीफा का लेफ्टिनेंट कहा? ठीक है, तो देखिए आप लोग लगा देंगे इल्तुतमिश, मुझे पता है। ठीक है, क्यों लगा देंगे? क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि किसने अपने को लेफ्टिनेंट या सहायक या दीवान या उप घोषित किया। ठीक है,
तो आप कहेंगे कि सर बलबन को खलीफा ने सनद दिया था, मतलब ठीक है अपना उनके पद को वैधानिकता दिया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार अपने पद को ठीक है खलीफा मिस्र के खलीफा से सर्टिफिकेट प्राप्त किया था, ठीक है ना। तो ये चीज है फिरोज शाह तुगलक। क्लियर, इसका आंसर हो गया फिरोज शाह तुगलक। क्लियर। और इन्होंने खुद को खलीफा का नायब कहा था। हम यहाँ लिख देते हैं, लेफ्टिनेंट की हिंदी लिख देते हैं नायब, ठीक है। क्लियर। इल्तुतमिश बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने को खलीफा का नायब घोषित नहीं किया। यह तो कार्य केवल फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, एक बहुत अच्छी लाइन आ रही है, आपको बता रहा है, कह रहा है कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से, मतलब राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से, अर्थात दोनों को दोनों से मुक्ति मिल गई, ठीक है। कह रहा है कि यह किसकी मौत पर अब्दुल कादिर बदाऊनी ने कहा था? तो आप कहोगे कि सर मोहम्मद बिन तुगलक की मौत पर, ठीक है। तो आप यहां पर थोड़ी सी व्याख्या कर लीजिए। देखिए, ये 20 मार्च 1351 है, स्थान सिंध है और सिंध में थट्टा बंदरगाह है और इसी थट्टा बंदरगाह पर, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो गई। इस मौत पर अब्दुल कादिर बदाऊनी ने कहा है, ठीक है, कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से, अर्थात दोनों को दोनों से मुक्ति मिल गई, ठीक है। मतलब सुल्तान इसलिए परेशान रहता था कि वो अपनी जनता का हित करना चाहता था और जनता उसके उपकार को, उसकी योजनाओं को, उसके सुधारों को कभी समझ नहीं पाती थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद बिन तुगलक है तो 14वीं सेंचुरी में, लेकिन 14वीं सेंचुरी एडी में है, लेकिन उसकी जो प्लान है, ठीक है, वो उनकी जो प्लान है वो आज की सरकारें बनाती हैं, ठीक है। इसका मतलब मोहम्मद बिन तुगलक समय से बहुत आगे थे, इसलिए जब भी उनके कोई नियम आते थे तो जनता जो है क्या करती थी, ठीक है, उनको पागल मान करके कह देती थी। जैसे आप मान लीजिए कि 1992 में मोबाइल आता है, ठीक है, सेल जिसे आप कहते हैं या मोबाइल कहते हैं, और आप देखती हैं कि जब ये सेल आया तो आप कहीं भी रहते हैं, आप तुरंत जो है आ जाते हैं ना, लिंक पे आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन आप ये बताओ कि अगर कोई 1992 से पहले ये कहता कि हाँ ऐसा भी दिन आएगा तो लोग हंसते, ठीक। जैसे आज भी लोग कहते हैं कि आकाशवाणी हो रही थी, तो मोबाइल क्या है? आकाशवाणी ही तो है, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है आपसे। तो कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग दीवाने आरिज विभाग की स्थापना किया। देखिए, नहीं, गलत है ये, ठीक है। कैसे गलत है? तो आप कहोगे कि सर दीवाने आरिज या दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज या आरिज लिखा हुआ, आप आरिज भी लिख सकते थे, ठीक है। तो दीवाने अर्ज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था सर, किसने किया था? बलबन ने किया था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, विकल्प है कि बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति को शुरू किया था। नहीं, गलत है। ये किसने शुरू किया था? आप कहेंगे कि सर ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलिए। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे थे। नहीं सर, उसके, ठीक है, भाई बैठे थे, और वो कौन थे? फिरोज तुगलक थे। फिर कह रहा है कि फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक विभाग स्थापित किया था, ठीक है। यस, यही सही है, ठीक है। मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो सही क्या हुआ? बस एक हुआ ना। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, जिससे क्या कहा जाता है? आप कहेंगे दीवाने बंदगानी के नाम से जाना जाता है।
क्लियर हो गया? आगे चलिए। बारहवां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है, मतलब दिया है किसने किसने, आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए आप पहले ये बता देते हैं कि किसने किसने दिया है, तो जाहिर सी बात है जिसने नहीं दिया वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम पहले निशान लगा देते हैं और ये देखिए इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अब हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। देखिए कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? आप कहेंगे कि सर ऐबक ने रखा था, और ऐबक ने जो है फर्स्ट स्टोरी या एक मंजिल का निर्माण करने के बाद जो है, ठीक है, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद यह कार्य किसने शुरू किया था? इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की इसमें कोई भूमिका तो है नहीं। ठीक है, हाँ फिरोज शाह तुगलक की कैसी भूमिका है? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक के काल में जो है तूफानों के कारण कुतुब मीनार नष्ट हो गया था, तो ऐसी स्थिति में फिरोज शाह तुगलक ने इसका, ठीक है, रिपेयरिंग या पुनर्निर्माण कराया था। तो इसका मतलब 3 लोग उत्तरदायी हैं, एक नहीं है, और जो नहीं है वही आपको लगाना है, वही पहचानना था, तो वो आपने कर लिया। अब हम लोग 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कोडिंग से, ठीक है, सही उत्तर की तलाश करिए। तो सूची 1 में देखिए ये किले दिए गए हैं और नगर दिया गया है, और ये जो है उसके संस्थापक दिया गया है। तो अब हम लोग तय करते हैं कि तुगलकाबाद किसने बसाया था। तो देखिए जो तुगलकाबाद है उसे गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। अब आदिलाबाद का जो किला है या आदिलाबाद जो शहर है, ठीक है, उसे किसने बसाया था? आप कहोगे कि सर मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाए फिरोजाबाद की किसने स्थापना किया था, तो आप कहोगे कि सर फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, और खिजराबाद की स्थापना किसने किया था? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए जो खिजराबाद है, खिजराबाद, ठीक है, खिजराबाद, तो जो खिजराबाद है ये एग्जैक्टली आपको कुछ नहीं करना है, आप याद रखेंगे कि 1303 में, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अभियान किया था। राणा रतन सिंह और राणा रतन सिंह की जो पत्नी है वो कौन थी? पद्मावती। तो रतन सिंह और पद्मावती के ऊपर यह आक्रमण करते हैं। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो उसमें रतन सिंह मार दिए गए थे और पद्मावती ने जौहर व्रत का पालन कर लिया था। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल दिया था अपने बड़े बेटे खिज्र खां के नाम पर। उन्होंने इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। ठीक है ना, और खिज्र खां को यहाँ का इक्तादार या गवर्नर बनाया था। क्लियर हो गया? तो अब अगर हमको यहाँ निशान लगाना हो तो हमको विकल्प देखने की जरूरत तो रहनी। आगे चलते हैं, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विवरण दिया है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। इब्न बतूता ने किया है। अब यहां थोड़ी सी बात कर लीजिएगा। इब्न बतूता, ठीक है, ये 1333 में आता है दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, दिल्ली में पहुंचता है। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ पर 42 में तक रहता है। ठीक है, और 42 के बाद जो है ये चीन चला जाता है। फिर वो 47 में वापस आता है और अपने देश मोरक्को पहुंच जाता है। मोरक्को कहाँ है? आप कहेंगे कि सर उत्तर पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, और मोरक्को में जाकर के उसने क्या था कि 1360 में अपनी यादों का एक घरौदा, ठीक है, यह इतिहास की किताब इब्न बतूता की है, और वो क्या है? रहला। ठीक है, रहला को उन्होंने लिखा था, और इसी रहला किताब में ही उन्होंने बताया है, क्या बताया है? डाक व्यवस्था का विवरण दिया है। ठीक है, मान लीजिए डाक व्यवस्था ना दिया हो तो आप कहेंगे कारवे में होने वाले व्यापार का विवरण दिया है। ठीक है, क्लियर? और मोहम्मद बिन तुगलक के जो सुधार हैं उसका विवरण देता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 15वां क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यात्री विजयनगर साम्राज्य के वैभव के विवरण से संबंध नहीं है।
क्लियर? तो कौन नहीं है? कौन सा यात्री है जो विजयनगर साम्राज्य के वैभव के विवरण से संबंध नहीं रखता? क्लियर? तो आप याद रखिएगा कि यह क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक आ गई है। वैभव के विवरण से संबंध रखता है, ठीक है, संबंध रखता है, ये होना चाहिए। तो आप कह देना कि सर वो अब्दुल रज्जाक है, ठीक है, फारसी यात्री या ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक हैं। इन्होंने कहा है कि मैंने अपनी लाइफ में जितने भी क्षेत्रों का, शहरों का या नगरों का दौरा किया है, उसमें सबसे भव्य जो नगर है वह कौन है? ठीक है, विजयनगर है। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए मान लीजिए कि आप 15वां क्वेश्चन में, ठीक है, कि नहीं रखते हैं तब क्या होगा? तो देखिए, नहीं रखते हैं तो बस इसमें चूंकि इब्न बतूता भी दिया है, पेंस भी दिया है, तो ऐसी स्थितियों में यहाँ कोट रखना पड़ता, ठीक है ना। और अब हम लोग 16वां क्वेश्चन करते हैं। सुमेलित करना है आपको। ये अमीर खुसरो लिखा हुआ है, मतलब एक तरफ हम सही कर लेते हैं थोड़ा सा। एक तरफ तो ये ग्रंथ है, दूसरा तरफ लेखक है, ठीक है। तो अगर हम इसे सही करें, एक सेकंड लगेगा, ये मैटर थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। ठीक है, अब ये देखिए जो ग्रंथ है इसकी बात हम लोग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तरफ लेखक लिखा है और लेखक के नीचे जो है ये अमीर खुसरो हैं, हसन निजामी है, अलबरूनी है, ख्वाजा अबू बकर इसामी है। तो और इधर जो है उनकी किताबें लिखी गई हैं कि किसने कौन सी किताब लिखी है। तो आइए हम लोग जरा मिलान कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम मिलान करें तो अमीर खुसरो की अंतिम किताब है ये तुगलकनामा, ठीक है, अमीर खुसरो की अंतिम किताब है तुगलकनामा। और हसन निजामी की किताब है ताजुल मासीर। अलबरूनी की किताब है तारीख हिंद। क्लियर? इसी को आप किताबुल हिंद भी कह सकते थे, लेकिन इसका जो रियल नाम है, मूल नाम है तारीख हिंद का, वो है मीन मकाला। मीन मकाला ये इसका रियल नाम है। किसका? तारीख हिंद का। किस लैंग्वेज में लिखी गई है? अरबी में लिखी गई। कुल कितने अध्याय हैं इसमें? 80 अध्याय हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? और एक चीज और भी जान लीजिएगा कि अलबरूनी का मूल नाम जो है वह अबू रेहान है, ठीक है। और ये है ख्वाजा अबू बकर इसामी। फतह उस सलातीनी, पता नहीं है, फुतह है, फुतह उस सलातीनी, ठीक है, इनकी किताब है। इसका मतलब सभी मिले हैं, तो इसका आंसर बहुत आसान हो गया, ठीक है, इसमें कुछ तामझाम ही नहीं करना है, ये आ गया, ठीक है, ए इसका आंसर सही है। अब हम लोग 17वां देखते हैं। कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक किस क्षेत्र का विशेषज्ञ था? तो आप याद रखिएगा राइटिंग का है या बहुत सुंदर लेख लिखा करते थे वो, मतलब सुलेखन के लिए प्रसिद्ध है वो, ठीक है। अगर 18वां क्वेश्चन को देखते हैं हम, तो उसमें दे रहा है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर बहुत इजी है, फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक को 300 नगरों का संस्थापक कहा जाता है। और इसके साथ साथ एक बात और भी है कि फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहरें निकाली थी, जिसमें सबसे बड़ी नहर जो थी वो जमुना से निकाली गई थी और हिसार तक जाती थी, लगभग 150 मील लंबी थी ये, ठीक है। यहाँ आपसे फिरोज शाह तुगलक में कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फर्स्ट तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि इन्होंने दीवानी खैरात विभाग की स्थापना किया था, ठीक है। ये क्या है? दान वान देने के लिए
व्यवस्था किया था और गरीब लोगों के लिए वो हमेशा लंगर भी अपने दरबार में आयोजित करते रहते थे। ठीक है, मतलब लंगर व्यवस्था। तीसरी बात आपको याद रखना है कि इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन की व्यवस्था दिया है। ठीक है, और चौथी बात आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक के काल में, ठीक है, वो ये है कि फिरोज शाह तुगलक में एक पॉइंट और बड़ा याद रखना है जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, आप कह दीजिएगा कि सर प्रोफेसर एल्फिंस्टन और इलियट ने फिरोज शाह तुगलक की आलोचना करते हुए कहा था कि फिरोज शाह तुगलक औरंगजेब का और सिकंदर लोदी की प्रतिलिपि है। ठीक है ना। 19 क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो उसमें भी दे रहा है, 2 सूचियां दी गई हैं और कह रहा है कि आप मिलान करिए। एक तरफ सुल्तान दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ क्या दिया जा रहा है, तो आप कहोगे कि सर दूसरी तरफ दिया जा रहा है विभाग दिए जा रहे हैं या उनके द्वारा किए गए कार्य दिए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो 1 मिनट यहाँ पर भी सेटिंग नहीं हुई है तो हम थोड़ा सा आपको परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा कार्य किया था। तो भाई देखिए अभी अभी हमने 1 सेकंड पहले ही आपको बताया है कि फिरोज तुगलक ने नहरों का जाल बिछाया था। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो पॉइंट है वो ये आ गया, नहरों का निर्माण। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि बलबन से क्या जुड़ा हुआ यहाँ दिए है विकल्प में, तो आप कहेंगे कि बलबन ने नौरोज नाम के त्योहार को मनाया था, मतलब उन्होंने सूर्य की पूजा किया था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, आप कहेंगे बाजार व्यवस्था को संचालित करने के लिए उन्होंने दीवानी रियासत विभाग बनाया था। ठीक है, और जहांगीर के काल में कौन आया था, तो आप कहोगे कि टॉमस रो आते हैं सर। ठीक है ना। तो अब नीचे हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं रह जाती, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो 1 के नीचे 3 आना चाहिए, 1 के नीचे 3, बस ये तो सीधा सीधा सा और किसी के नीचे है नहीं, मिलाने वाने की कोई चक्कर ही नहीं रह गया है। ठीक है, 1 बी हो गया। अब हम लोग 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि टोपरा तथा मेरठ 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था। देखिए अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे तो अशोक को भारत में स्तंभों का जनक कहा जाता है। ठीक है, और जब ये इन्हें स्तंभों का जनक कहा जा रहा है तो हमको एक बात याद रखना है कि उनके 2 स्तंभ जो हैं, एक है दिल्ली टोपरा तथा दूसरा है दिल्ली मेरठ। तो आप याद रखिएगा, एक इतिहासकार हैं शम्स ए सिराज, ठीक है, अफीफ है, शम्स ए सिराज अफीफ। तो शम्स ए सिराज अफीफ कहते हैं, ठीक है, कि ये स्तंभ जो है मूल रूप से टोपरा में था और एक मेरठ में था। तो लेकिन फिरोज तुगलक ने क्या किया कि इनको अपने मूल स्थान से ला करके दिल्ली में स्थापित किया था। ठीक है ना। तो इसका आंसर हम लोग कर लेते हैं, बी इसका आंसर आ गया। ठीक है, और अब हम लोग इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन ज्यादा हो गया है। ठीक है, फिरोज तुगलक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, मतलब कौन कौन सही है, पहले तो आप ये कर लेते तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं। उसने वंश के सिद्धांत को दरबार और सेना में लागू किया, तो आप कहेंगे यस सर, मतलब पिता के बाद उसका बेटा, अगर बेटा नहीं है तो दास, दास नहीं तो दामाद। ठीक है, इसका मतलब सेना और अपने प्रशासन में उन्होंने वंशानुगतता का नियम दिया था। ठीक है, और अपने अधिकारियों को वेतन के लिए इन्होंने जमीन का टुकड़ा दिया था और उस जमीन के टुकड़े को वो क्या कहा करते थे, वजीफा कहा करते थे। ठीक है, और फिर कह रहे हैं कि उसने धार्मिक कट्टरपंथियों को महत्वपूर्ण छूटें दी, बिल्कुल दिया था। ठीक है, उसने कट्टर गृह नीति अपनाई। ठीक है, नहीं नहीं ये बात तो नहीं थी, तो आप इसका आंसर कर लीजिए। मानवतावादी कार्य तो किया ही था भाई। मानवतावादी कार्य में अगर आप देखना चाहें तो एक चीज लिख सकते हैं कि फिरोज तुगलक ने जो है अनेक सुधार, देखिए आप देख रहे हैं कि
फिरोज तुगलक ऐसे ही आदमी हैं जिन्होंने सल्तनत में अनुवाद विभाग की स्थापना किया, ठीक है, ताकि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के विचारों से परिचित हो सकें। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने टेक्निकल कॉलेज की स्थापना किया था, ठीक है। तीसरी बात आप देखेंगे कि उन्होंने दीवानी खैरात की स्थापना किया था, ठीक है, दीवानी खैरात मतलब दान विभाग की स्थापना किया था, क्लियर। और दीवानी इस्ताक मतलब पेंशन विभाग की स्थापना किया था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि उनके जितने भी कार्य हैं वो मानववादी भावनाओं से ग्रसित हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये क्वेश्चन सीरीज 29 समाप्त होती है और कल हम लोग पुनः दिल्ली सल्तनत पर एक बार और मेहनत करते हैं, ठीक है। तो कल भी हम लोग दिल्ली सल्तनत का ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। और आपने अब तक देख लिया होगा कि हम लोग ने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं और अगर कोई भी मतलब प्रतियोगी, ठीक है, अगर हमारी इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, तो उसे मैं नहीं सोचता हूँ कि बहुत कुछ और करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आज इतना ही, आप मुझे अनुमति दें, ठीक है। नमस्ते।